आज हम लोग गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड उसका एप्लीकेशन करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जैसे मान लीजिए एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा गया है, तो इसे फ्लक्स पूछा जाएगा। फ्लक्स पूरा क्यूब का कितना फ्लक्स होगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। पूरा होल क्यूब का जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट थ्रू ऑल फेसेस। ये भी लिखा जा सकता है थ्रू ऑल फेसेस। अगर पूछ दिया जाए कि फ्लक्स थ्रू वन फेस, तो यानी कि 6 फेस का मिला के इतना है, तो वन फेस के थ्रू जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि टोटल क्यूब में जो फेसेस होते हैं टोटल वो 6 होते हैं, 6 का मिलाकर इतना है, तो एक का निकालना होगा तो क्या करना होगा, 6 से डिवाइड करना होगा। फ्लक्स थ्रू ईच कॉर्नर, तो टोटल कितना होता है कॉर्नर, 1 2 3 4 8 होता है, तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये आपको याद रखना है कि अगर मान लो कि पूरा क्यूब का फ्लक्स पूछता है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर एक फेस का पूछता है तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, अगर एक कॉर्नर का पूछता है तो Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। सपोज करो कि फ्लक्स गिवन है और आपको टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब बताना है, टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब बताना है। आपका फ्लक्स गिवन है और टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब बताना है, तो आप क्या जानते हो, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर Q इन के जगह पे क्या लिख देंगे, 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q इन के जगह पे 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक स्फीयर है, इसके ऊपर एक स्फीयर है, यानी ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 है। S1 के अंदर जो चार्ज दिया गया है वो Q दिया गया है और S2 के अंदर जो चार्ज दिया गया है 2Q दिया है। तो इस केस में हमको फ्लक्स बताना है S1 और S2 के थ्रू, तो फ्लक्स थ्रू S1, तो ये S1 यानी कि पहला वाला स्फीयर है, तो इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है, Q है, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बात करें S2 की, तो S2 के अंदर दोनों चार्ज कंसीडर होंगे, Q भी कंसीडर होगा और 2Q भी कंसीडर होगा, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में ये बोला जा सकता है कि सपोज करो कि पहले यहाँ पे एयर था, लेकिन अब क्या किया गया कि एक नया मीडियम फिल कर दिया गया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r दिया है, तो फ्लक्स कितना होगा S1 के थ्रू। तो ये एप्सिलॉन नॉट यूज तब करते हैं जब फ्री स्पेस होता है, जब एयर होता है, लेकिन जैसे कोई एक रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया उस मीडियम का, तो हम लोग यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उस केस में फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है Q बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, लेकिन हमेशा एप्सिलॉन नहीं देता है, क्या दे देता है, एप्सिलॉन r देता है। तो एप्सिलॉन r का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये दिया हुआ है, तो सिंपली वहां पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें आइडिया मिल जाएगा। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक सिलेंडर है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ है 3 इंटू 10 का पावर 7 न्यूटन पर कूलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में 3 इंटू 10 का पावर 7 न्यूटन पर कूलम। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस कि 25 इंटू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब हमें फ्लक्स बताना है,
तो ये वाले फेस का नाम राइट है और इस वाले फेस का नाम लेफ्ट है। तो जैसा कि डिस्कस किया गया है कि इस वाले फेस का एरिया वेक्टर इधर होगा और इस वाले फेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, बिकॉज मैंने बताया था एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो होगा वो इधर के तरफ होगा परपेंडिकुलर, और इस वाले पे इधर के तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में इधर ही एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही एग्जिस्ट कर रहा है राइट डायरेक्शन में क्योंकि दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे फाई राइट, यानी कि राइट साइड का फ्लक्स। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एरिया वेक्टर है। तो इस केस में मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में चला जाए तो उस केस में हमारा फ्लक्स पॉजिटिव होता है और उसका वैल्यू होता है E into A। तो E दिया हुआ है कितना 3 into 10 का पावर 7 और A दिया हुआ है 25 into 10 का पावर -4। तो ये हो गया आपका 25 3 जा 75 और ये हो गया 10 का पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उस केस में जो फ्लक्स आता है वो निगेटिव होता है और मैंने बताया है कि उसका फॉर्मूला -E into A होता है। तो माइनस साइन लगा दिए, 3 into 10 का पावर 7 और 25 into 10 का पावर -4। तो ये आपका हो गया 25 3 जा 75 तो -75 into 10 का पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब टोटल फ्लक्स पूछ लिया गया, टोटल फ्लक्स तो फाई राइट प्लस फाई लेफ्ट, तो 75 into 10 का पावर 3 माइनस साइन इसलिए लग जाएगा क्योंकि ये माइनस दिया हुआ है, तो ऐसे कर लेते हैं -75 into 10 का पावर 3। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो गया 0 हो गया। यानी कि राइट वाला फ्लक्स आया लेफ्ट वाला फ्लक्स आया, लेकिन अगर टोटल फ्लक्स की बात की गई तो फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि जितना लाइन इंटर कर रहा है उतना ही लाइन बाहर की तरफ निकल रहा है, अंदर में कोई लाइन रुक नहीं रहा है, इसीलिए टोटल फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम है, बस फर्क किसका है डायरेक्शन का फर्क है। तो डायरेक्शन के फर्क में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स निगेटिव होगा। तो टोटल फ्लक्स जब करने जाएंगे तो 0 हो रहा है। 0 इसीलिए हो रहा है कि जितना हमारा पॉजिटिव वैल्यू है उतना ही निगेटिव है, इसीलिए ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अगर पॉजिटिव वाला ज्यादा होता नेगेटिव वाला कम होता तो उस केस में 0 नहीं होता, या नेगेटिव ज्यादा रहता पॉजिटिव कम रहता तो उस केस में भी फ्लक्स 0 नहीं होता। यहाँ पर 0 होने का वजह ये है कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। सपोज करो कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर के सेंटर पे आप Q चार्ज रखे हो जिसका रेडियस कितना है कैपिटल R है। आप एक काम करो, थोड़ा सा एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लो। तो आपको पता है कि जब कोई भी स्फेरिकल सरफेस होता है तो उस पे कोई भी लाइन एकदम नॉर्मल होता है। तो dA हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अवे होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो गया सेम डायरेक्शन में हो गया। तो गॉस लॉ क्या कहता है, फ्रॉम गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये काम करते हैं E डॉट dA, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो E dA, तो E को बाहर कर लेते हैं और dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है A हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कटा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कटा,
तो यानी कि फाई इज इक्वल टू आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर गॉस लॉ। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा, दिखा दिया गया। इस लाइन पे एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर सेम हो जाता है तो उस केस में जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इस केस में फ्लक्स पॉजिटिव हो गया। तो E dA, तो dA का इंटीग्रेशन, dA का मतलब ये छोटा सा dA है, तो पूरा 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 dA ऐसे करके पूरे स्फीयर का ऐड कर दोगे तो वो dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग पढ़े हैं k/r², लेकिन ये भी पढ़े हैं कि k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r²। तो ये वाला E यहाँ पर रख दिए और एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r² होता है, तो 4 पाई r² से 4 पाई r² कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा बच गया q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। एप्लीकेशन of Gauss law, application of Gauss law। पहला क्या होता है? using Gauss law derive an expression for electric field due to long charged wire या रॉड भी लिखा जा सकता है of linear charge density लैम्डा। यानी कि आपको एक रॉड लेना है जो कि लॉन्ग रॉड है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है, जो कि आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर Q की जब जरूरत पड़ेगी तो आराम से लैम्डा इनटू L कर देंगे। ये इनफाइनाइट लॉन्ग का रॉड है। तो हम क्या करेंगे कि एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे सिलिंड्रिकल शेप में ही, जिसका रेडियस और लेंथ फाइनाइट होगा, यानी कि हमें पता होगा। इसका लेंथ हम लोग L मान लेते हैं और इसका जो रेडियस है वो R मान लेते हैं। हमें यहाँ पे एक P पॉइंट है R डिस्टेंस पे, इनफैक्ट ये R है तो ये भी R ही होगा। इस R डिस्टेंस पे P पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। और एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं इस वाले सरफेस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन गया। इधर की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर हो जाएगा और इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एंगल क्या बन गया? 90 डिग्री। तो क्या बोलेंगे? From Gauss law phi is equal to E dot dA is equal to Q in by epsilon naught। ये डिफिनीशन लिखना जरूरी है हर जगह। ये लिखने से क्या होता है कि आपका क्लियरिटी बना रहता है कि आपने एक्चुअल में एप्लीकेशन क्या किया। अब बोलोगे कि सर ये पूरा सरफेस के लिए था ये, लेकिन आप यहाँ पे 3 जगह इसको डिवाइड कर दिए हैं, तो 3 जगह लिखेंगे E डॉट dA प्लस E डॉट dA प्लस E डॉट dA इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यहाँ एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो अगर ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, तो ये 1, ये 2 और ये 3,
तो 2 और 3 वाला ध्यान से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जब हो जाता है तो उस केस में फ्लक्स हमारा क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो ये बच गया सिर्फ E डॉट da, इसका भी डिस्कस करेंगे, और ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये वाला भी टर्म जीरो हो गया। अब बात करते हैं यहां पर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एरिया वेक्टर है, तो इस केस में cos 0 होगा और cos 0 का वैल्यू 1 यानी कि पॉजिटिव फ्लक्स होगा। तो E dA इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब छोटा सा एरिया है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा सा एरिया बन जाएगा, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, 2 पाई r into L, क्योंकि 2 पाई RH होता है और यहाँ हाइट के जगह पे हमने क्या ले लिया है, L ले लिया है। अब Q इन यहां से लिखेंगे लैम्डा into L बाय एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो E का वैल्यू आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट into r। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into r होगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख सकते हैं, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट into r। बट एक प्रॉब्लम है इसमें, क्यों? क्योंकि आपको पाई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू k के टर्म में लिखा जा सके, जो कि हमें पता है कि k क्या होता है हमारा 9 into 10 का पावर 9। लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका यूनिट हमेशा होगा कूलम पर मीटर, और r हमारा डिस्टेंस है जितना पर निकालना है, इसका तो यूनिट मीटर में ही होगा, और E का तो यूनिट पता ही है पहले से कि न्यूटन पर कूलम होता है। तो ये हमारा डिस्कशन का पार्ट है, यानी पहला एप्लीकेशन। Using Gauss law, derive an expression for electric field due to non-conducting infinite sheet of surface charge density sigma. Sigma is the surface charge density Q by A, charge per unit area। तो अगर Q लिखना होगा तो सिग्मा इंटू A आसानी से लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो। एक शीट ले लेते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे एक सिलिंड्रिकल एक्सिस पास करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सीट है, तो इसके परपेंडिकुलर एक सिलिंड्रिकल एक्सिस पास हुआ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा और एरिया वेक्टर इधर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, तो यहाँ पर करेंगे तो इधर की तरफ दूर जाएगा, और इधर की तरफ करेंगे तो इधर की तरफ दूर जाएगा। तो गॉस लॉ क्या कहता है? फ्रॉम गॉस लॉ सिंपल सा है, क्या कहते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करें फाई E डॉट dA का, तो अगर मैं सिंपल बात करूं तो ये हो गया हमारा फाई इज इक्वल टू, नहीं, E डॉट dA दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो E डॉट dA प्लस E डॉट dA इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर एरिया वेक्टर, तो फ्लक्स पॉजिटिव, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर एरिया वेक्टर, तो फ्लक्स पॉजिटिव, यानी दोनों फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होगा, तो EA प्लस EA इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 2EA इज
इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन इनसाइड चार्ज यानी सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ए से ए कट आउट, तो E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। बताते हैं इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो कि ये एक सीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, मान लेते हैं ये सीट है जिस दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा है। अब इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या यहाँ पे निकालो या यहाँ पे निकालो या यहाँ पे निकालो, कहीं भी निकालो, हर जगह वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अब वो हम देख लेंगे कि डायरेक्शन क्या होगा, वो अलग बात है, बट हर जगह सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होने वाला है, कहीं अलग नहीं जाने वाला है। अब ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से क्या होगा, दूर होगा, अगर नेगेटिव दिया है तो टुवर्ड्स होगा। बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि इस डिस्टेंस पे कुछ और हो जाएगा, यहाँ कुछ और हो जाएगा, यहाँ कुछ और हो जाएगा, नहीं, सब जगह मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों? क्योंकि इस फार्मूला में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में किसी तरह का कहीं डिस्टेंस का डिस्कशन नहीं हुआ है, इसीलिए ये डिस्टेंस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी पॉइंट पर आप निकालिए वैल्यू सेम रहेगा, डायरेक्शन मैटर कर सकता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है।